हाँ नमस्कार। पिछले सेशन में हम लोगों ने वर्ष 2025 में यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर आए थे उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन और उनके एप्रोप्रिएट आंसर के बारे में डिस्कस किया था। आज उस पेपर के जो कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं हिस्ट्री से संबंधित उन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आया था कि 16 महाजनपद जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 गणराज्य थे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करते थे, उन 16 गणराज्यों में वो गणराज्य के नाम और वहाँ के रिवर्स को में सुमेलित करना था। क्वेश्चन में जो गणराज्य थे और जो रिवर्स थे उसको जिसको हम महाजनपद कहते हैं, 16 महाजनपद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में डेमोक्रेटिक सिस्टम की शुरुआत के ये जो डायनेस्टी थी उसके बारे में क्वेश्चन आया था। मैचिंग थी असमक, गोदावरी, कंबोज, बिपास, अवंती, महानदी, कोसल, सरयू। 16 महाजनपदों में असमक जो गणराज्य थे वो गोदावरी और नर्मदा के बीच में थे। पाटन इसकी राजधानी थी। बाद में अवंती में राज्य में विलय हो जाता है। दूसरा गणराज्य था कंबोज, उसकी मैचिंग रिवर्स दिया गया था बिपास। जो बिपास है आज का ब्यास नदी है। तो कंबोज जो डायनेस्टी थी वो गांधार कश्मीर के उत्तर पश्चिमी बदख्शां जो है ये उसके क्षेत्र थे। जो उत्तरी रेशम मार्ग बाद में हुए, जो सकल उत्तरापथ जो कहा जाता था वो इसी जो है गणराज्य से गुजरती थी। और ये जो है वर्तमान हिंदुस्तान के पश्चिम में ही एक कंबोज गणराज्य था। और जो ब्यास का सिचुएशन है वो पूर्वी पंजाब की तरफ है, जो पीर पंजाल से निकलकर सतलज नदी में आके मिलती है। और ये कंबोज के भौगोलिक क्षेत्र से होकर नहीं गुजरती है। कंबोज जो आज वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा हुआ था, इस क्षेत्र से सिंध नदी गुजरती है। सिंध नदी इस गुजरती है और बिपास नदी नहीं, ब्यास नहीं, इसलिए एक मिसमैच है। अवंती महानदी, अवंती जो डायनेस्टी थी जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का, वो मालवा क्षेत्र का था। और महानदी मध्य प्रदेश के मध्य से निकलकर पूर्वी घाट की तरफ निकलती है, इसलिए मालवा के क्षेत्र को एकदम टच नहीं करती है। इसलिए अवंती महानदी एक मिसमैच है। अवंती दो पार्टों में था, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की कैपिटल थी उज्जैनी और दक्षिण अवंती की कैपिटल थी महिष्मती। है वंश का शासन यहाँ था। चौथा मैचिंग दिया था कोसल और सरयू। कोसल अयोध्या, गोंडा और बहराइच के क्षेत्रों को कोसल कहा जाता था। और इसकी राजधानी कोसल और श्रावस्ती दोनों थी। यहाँ के राजा प्रसेनजित थे। जिन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए बनारस जो है दहेज में
मगध नरेश बिंबिसार को काशी सौंप दिया था अपनी बहन की शादी के दहेज में। इसलिए इन चारों जो गणराज्य डायनेस्टी और जो नदी हैं, इसमें दो मिसमैच हैं। कंबोज, बिपास, अवंती, महानदी, दो मिसमैच हैं, दो मैचिंग है। असमक, गोदावरी, कोसल, सरयू, वो दो सही हैं। कंबोज, बिपास, अवंती, महानदी दो गलत हैं। दो जोड़े सही हैं। आंसर में दिए गए ऑप्शन में आप इसको खोज सकते हैं कौन का आंसर सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से केवल दो मैचिंग सही है। असमक, गोदावरी, असमक गणराज्य गोदावरी और नर्मदा के बीच में थी, और कोसल सरयू। कंबोज और अवंती का जो है मिसमैच है। कुल 16 गणराज्य थे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। असमक, कंबोज, अवंती, कोसल जो दिया है 4 है ही। 5वां अंग, 6ठा काशी, 7वां कुर्म, 8वां गांधार, 9वां चेद, बज्ज संघ जो है 8 गणतंत्रों का संगठन था जो उत्तरी बिहार में गंगा के उत्तर में स्थित था। वैशाली इसकी राजधानी थी। बुद्ध और महावीर इसी बज्ज गणराज्य से संबंधित थे, जो 8 गणराज्यों का एक संगठन था, जिसमें शाक्य गणराज्य जो है बुद्ध से संबंधित थी, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी, और लिच्छू जिसकी राजधानी वैशाली थी, वो महावीर से संबंधित थी। और इस तरह से मिथिला, कुंडग्राम आज सब मिलाकर कुल 8 गणराज्यों का जो समूह था, जो यूनियन टेरिटरी थी, वो थी बज्ज संघ। तो बज्ज संघ की राजधानी वैशाली थी, जो महावीर के लिच्छू की भी राजधानी थी। और अगला गणराज्य था वत्स। वत्स गणराज्य जो है प्रयाग के पास था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। पांचाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसकी 2 शाखा थी। उत्तरी राजधानी यही छत्र, दक्षिणी राजधानी कांपिल्य। 2 डायनेस्टी जो थी इसकी जो है पांचाल की 2 पार्ट थे। उत्तरी पांचाल छत्र राजधानी थी और दक्षिणी पांचाल कांपिल्य थी। मगध जो है पटना और गया में विस्तृत था। राजधानी शुरू में इसकी राजधानी राजगीर गिरिब्रज थी। मगध शासक बृहदर्थ, जरासंध, हर्यंक, नंदवंश और मौर्य वंश, ये मगध शासक थे। फिर मत्स्य गणराज्य थी जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थी, जो भरतपुर, अलवर, जयपुर, इसकी राजधानी विराटनगर थी। सूरसेन जो है मथुरा का क्षेत्र सूरसेन गणराज्य था। और इस तरह से ये 16 महाजनपद, इनकी भौगोलिक स्थिति को जानने से आपको भविष्य में कभी भी गणराज्यों को टच करता है तो आपको एक जनरल एक स्टडी होनी चाहिए कि उनकी सिचुएशन क्या थी और कैसे इनकी डेमोक्रेटिक सिस्टम चलते थे। इस तरह से अगला क्वेश्चन जो पूछा था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, तो उसमें आंसर दिया गया था कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पेरियार रामास्वामी नायकर। दूसरा आंसर था डॉक्टर अंबेडकर। तीसरा था भास्कर राव जाधव और चौथा था दिनकर राव जावलकर। तो इसमें सही आंसर है पेरियार रामास्वामी नायकर। 1925 में इन्होंने सोशल रिफॉर्मिंग सिस्टम में एक एक्टिविस्ट के रूप में काम किया और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का विरोध किया और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक आंदोलन चलाया। स्पेशली जो दलितों के अंदर जो हीन भावना थी इसको निकालने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया गया। और इसमें पहला सम्मेलन
ये 1925 में स्थापित हुआ था। पहला सम्मेलन 1929 को हुआ था। इसकी अध्यक्ष थे सौदरा पांडियन जो थे अध्यक्ष थे। और मद्रास में पहला सम्मेलन किया गया था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का पहला सम्मेलन 1929 17 जनवरी 1929, मतलब 17-18 फरवरी 1929, जनवरी नहीं, 17-18 फरवरी 1929 को पहला सम्मेलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का हुआ था। चेगलपट्टू में, जो चेगलपट्टू मद्रास में था, उसके अध्यक्ष थे सौदरा पांडियन अध्यक्ष थे। सोशल रिफॉर्मिंग के लिए आंदोलन चलाया गया था। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और ब्राह्मणिज्म के विरोध में। एम्स था, इनका उद्देश्य था टू प्रमोट द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी among the lower caste, self respect and equality among the lower caste। इसलिए आंसर होगा पहला पेरियार रामास्वामी नायकर 1925। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से जो फल फ्रूट्स थे उसको फ्रूट्स के नाम दिए गए थे। इन फ्रूट्स में कौन जो है जो इंट्रोड्यूस किस फल को पुर्तगालियों ने इंट्रोड्यूस किया था 16वीं-17वीं शताब्दी में। उसमें था पपीता, पपाया, अनानास, पाइनएप्पल और अमरूद, गुआवा। तो इसका आंसर होगा तीनों, पपीता, अनानास, अमरूद, तीनों को जो है 16वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में डच व्यापारियों ने इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया था। यह अमेरिकन वनस्पति थी। अमेरिका के ब्राजील से इस पौधे को लाया गया था और इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था, जो डच यात्री आए थे। इसका जिक्र हम पिछले भी जो है पिछले सेशन में हमने इसका किया था। अब अगला क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि राजा राम मोहन राय के बारे में क्या सत्य है। पहला, पूर्व की पारंपरिक दार्शनिक प्रणालियों के प्रति उनके मन में बहुत प्रेम और गहरी श्रद्धा। दूसरा था, वो चाहते थे कि उनका देश तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए तथा सभी पुरुषों महिलाओं में मानवीय गरिमा और सामाजिक समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया जाए। आंसर, ये दोनों आंसर सही है। जो उसमें आपको क्वेश्चन पेपर में आपको आंसर दिया गया होगा, जिसमें लिखा गया होगा कि दोनों सही है, इसलिए दोनों सही है क्योंकि राजा राम मोहन राय की जो फिलॉसफिकल व्यूज थे वो जो वैदिक और उपनिषदिक दार्शनिक विचारधाराओं को बहुत सम्मान के साथ देखते थे, उनको मानते थे और वो चाहते थे कि समाज संस्था को डेवलप किया जाए और लॉजिकल और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए समाज को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए दोनों सही हैं। जो राजा राम मोहन राय का व्यूज था वो था एकेश्वरवाद को वो मानते थे। एकेश्वरवाद पर उनका विश्वास था, ईश्वर एक ही है। इस बात पर उनको एकेश्वरवाद को सिंगल इंटरनल गॉड उसको जो है उस पर उनको विश्वास था। और सोशल रिफॉर्मिंग के लिए उन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना किया, जिसके द्वारा रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चलाया। साहित्य में भी उनका योगदान रहा। बंगला गौड़िया व्याकरण का विकास किया। 1806 से 1837 के दौरान अकबर द्वितीय ने, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उनको राजा की उपाधि दिया। तो मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक मुगल सम्राट था।
एक तरह से इनको हिरांसा का जो है फादर माना जाता है, पुनर्जागरण के जनक थे। और 1817 में इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। आधुनिक शिक्षा, आधुनिकता का दृष्टिकोण, समाज और राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक दृष्टिकोण को प्रचार करने वाले ये पहले युगदृष्टा थे। 1792 में विलियम्स कैरी हिंदुस्तान में आए थे, जो क्रिश्चियन धर्म को पूर्वी एशिया में प्रचार करने के लिए। 1795 में संस्कृत के विद्वान और तांत्रिक सह्याद्री विद्या बगीश से उनकी मुलाकात हुई थी, विलियम कैरी की। विद्या बगीश ने कैरी को राजा राम मोहन राय से संपर्क कराया। राजा राम मोहन राय से इंट्रोड्यूस होने के बाद जो यहाँ के जो ग्रंथ थे, जो बाइबल थे, उन सब का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। भाषा विशेषज्ञता की जरूरत थी उनको, क्योंकि ऐसे धर्म को जो उनकी भाषा और उनकी संस्कृति को नहीं जानते थे, उनको हिंदुस्तानी भाषा में समझाने के लिए हिंदुस्तानी भाषा विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती थी। इस तरह से राजा राम मोहन राय ने अपने करियर की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ की और फिर धीरे धीरे राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ते। तो इस तरह से उत्तर सही है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन आया था कि किसने श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध सफल सैन्य अभियान में जावा, सुमात्रा, मलय, बोर्नियो आदि पर शासन किया था। उस जो है किसने उस श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ अभियान चलाया था, जिस श्री विजय ने दक्षिण पूर्वी एशिया पर जिसका शासन था। मलय, सुमात्रा और जावा पर जो श्री विजय शासन करता था, उस श्री विजय साम्राज्य पर किस भारतीय शासक ने हमला किया था? क्वेश्चन था, उसके आंसर 4 दिए गए थे। 4 में बताना है कि कौन सही है। पहला, अमोघवर्ष प्रथम चोल, विश्ववर्धन होयसल, प्रताप रुद्रदेव काकतीय शासक और राजेंद्र प्रथम। इसमें आपको बताना है कि कौन शासक दक्षिण पूर्वी एशिया में सैन्य अभियान किया था। तो आपको बताते चले कि दक्षिण पूर्वी एशिया जो श्रीविजय का शासन था, वहां शैलेंद्र वंश शासन करता था। 1025 में नव सैन्य अभियान में राजेंद्र प्रथम चोल ने वहां के शासक को हराकर समस्त मलय प्रायद्वीप पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। वहां का शासक था विजयंतम वर्धन को पकड़ लिया था, उनको कैद कर लिया था, विजयंतम वर्धन को, और मलय प्रायद्वीप पर अपने शासन सत्ता का विस्तार किया था। यद्यपि वो शासन सत्ता अस्थायी नहीं थी, इसलिए इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रथम चोल। तमिल व्यापारी संघों का भी प्रचार प्रसार हुआ दक्षिण पूर्वी एशिया में। मणिग्रामम और एन्नुरवर, मणिग्रामम, अप्याबोल, ये जो व्यापारिक संगठन थे, इनका दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापारिक विस्तार हुआ। बंगाली बौद्ध विद्वान अतीसा जो है 1025 में सुमात्रा से भारत और तिब्बत की यात्रा किया था। इससे सिद्ध होता है कि श्री विजय पर भारतीय शासक का राज्य था। और राजेंद्र चोल एक महान शासक थे,
बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था 11वीं शताब्दी में, जो यूनेस्को को समर्पित है। नटराज शिव मंदिर का निर्माण किया था मूर्ति का, नृत्य करते हुए इस भगवान शंकर की जो मूर्ति है, नटराज की मूर्ति, जो चोलों के शैविज्म के प्रति आकर्षण को भी दर्शाता है। और इन चोल राजेंद्र प्रथम के बाद चोलों की सत्ता चलती रही, जिसमें विजयालय, आदित्य, पारांतक, गंधारादित्य, उत्तम चोल 973 से 85, सुंदर चोल, आदित्य चोल, उसके बाद राजेंद्र चोल आते हैं, राजेंद्र प्रथम। 985 से 1014 तक शासन इनका चलता है। फिर 1014 से लेकर 1025 आनवर्ड चलता है। और इस शासन के बाद, चोलों के शासन के बाद पांड्य डायनेस्टी आती है, जिसकी चर्चा किसी संदर्भ में फिर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि मत्त विलास, विचित्र चित्त और गुणभार को भाग किसने लिया? ये सब उपाधियों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला था महेंद्र बर्मन फर्स्ट, दूसरा था सिंह विष्णु, तीसरा था नरसिंह बर्मन, चौथा था सिंह बर्मन। इसका सटीक आंसर होगा महेंद्र बर्मन फर्स्ट। महेंद्र बर्मन फर्स्ट पल्लव शासक थे। पल्लव वंश की स्थापना सिंघी विष्णु ने की थी। सातवाहन के पतन के बाद कांचीपुरम राजधानी बनाई गई। महेंद्र वर्मन ने सत्ता का विस्तार किया और उसकी साहित्यिक, संगीत और प्रशासनिक अभिरुचियों के कारण उन्होंने विभिन्न उपाधियां धारण किया। चित्रकला का भी विचित्र चित्र उपाधि जो थी, चित्रकला के प्रति उसके आकर्षण को लेकर वही उपाधियां धारण की गई थी। तो साहित्य, कला, चित्रकला, स्थापत्य कला के प्रति जो इस राजा का जो योगदान था, उसके संदर्भ में ही उपाधियां आई हैं, जिसमें मत्त विलास प्रहसन एक पुस्तक की भी रचना किया इन्होंने। और उस मत्त विलास प्रहसन के जो पुस्तक के रचना के संदर्भ में मत्त विलास उपाधि धारण किया। विचित्र चित्र जो है, चित्रकला में उत्कृष्ट योगदान के लिए विचित्र चित्र की उपाधि धारण किया। संपूर्ण प्रशासनिक और सांस्कृतिक उत्थान के योगदान के लिए गुणभार की उपाधि धारण किया। पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध में महेंद्र बर्मन परास्त होते हैं और उत्तरी पल्लव क्षेत्र जो है पुलकेशिन द्वितीय के अधीन हो जाता है। सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। नरसिंह बर्मन महेंद्र बर्मन के बाद आते हैं 630 से 668। महेंद्र बर्मन फर्स्ट का शासन 600 ईस्वी से 630 ईस्वी। फिर सिंह बर्मन का शासन आता है। चौथा ऑप्शन जो सिंह बर्मन दिए हैं, उनका शासन 275 ईस्वी से 300 ईस्वी आते हैं। पल्लव के बाद चोल का शासन आता है, चोल के बाद पांड्य का। तो इन चारों ऑप्शन में महेंद्र बर्मन फर्स्ट, सिंह विष्णु, नरसिंह फर्स्ट और सिंह बर्मन में सटीक आंसर है महेंद्र बर्मन फर्स्ट, जिनका कार्यकाल 600 से 630 ईस्वी है, जो पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन थे। इन्होंने मत्त विलास, विचित्र चित्र और गुणभार की उपाधि धारण किया था। जैनिज्म से शिविज्म की तरफ इनका मूवमेंट हुआ था। पहले जैनिज्म थे, फिर शिविज्म की तरफ गए। शैव धर्म को प्रश्रय दिया। अपार संत का इनके ऊपर प्रभाव था, शैव संत अपार का। महेंद्र बर्मन फर्स्ट ने प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि, संस्कृत भाषा, तमिल भाषा को बढ़ाया। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कराया। कैव टेम्पल का बढ़ावा दिया, गुफा मंदिर, इन सब के विकास हुआ।
अगला क्वेश्चन है, किस घटना के बाद गांधी जी ने अस्पृश्यता का विरोध किया, हरिजन उत्थान को अपने कार्यक्रम में स्थान दिया? पहला पूना पैक्ट, दूसरा आश्रम गांधी अर्बन पैक्ट, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें सटीक ऑप्शन होगा पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में ही गांधी जी ने अस्पृश्यता का विरोध किया और हरिजन उत्थान को अपने कार्यक्रम में शामिल किया, क्योंकि अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति से हम हिंदुओं के बीच में फूट डालने का प्रयास कर रहे थे। यद्यप 1919 के सेंसफोर्ड सुधार से जो लेजिस्लेटिव प्रपोजल आया था, उसमें सिखों और ईसाइयों और मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, परंतु दलितों के लिए सीट आरक्षित की गई थी। डॉक्टर अंबेडकर साइमन कमीशन के सामने इन्होंने एक प्रस्ताव भेजा कि हमको अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। यद्यप उनकी बात नहीं मानी गई, लेकिन इन सब पृष्ठभूमियों में 1932 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्युनल अवार्ड लाया। अब कम्युनल अवार्ड में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का विरोध राष्ट्रीय कांग्रेस की मंच से हुआ। गांधी जी, राजा राम मोहन राय, सब लोगों ने विरोध किया और पूना पैक्ट, पूना संधि हुई, जिसमें अंबेडकर, राजा राम मोहन राय और गांधी जी आज 23 राष्ट्रीय नायकों ने हस्ताक्षर करके इस बात पर बल दिया कि अस्पृश्यता का विरोध किया जाएगा, हरिजनों के उत्थान के लिए कार्य किया जाएगा, उनका सम्मान समाज में बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और जो सामान्य सीटों में से उनको हम अलग से, उसी सामान्य सीट से ही हम दलितों के लिए अलग से सीट दिया जाएगा। अलग से निर्वाचन सीट की बात को इनकार किया गया। कहा उसी सामान्य सीट जो जनरल की सीट है, उसी सीट में से ही जो है इनकी सीट की अलग निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकार होती बनी। और इस तरह से पूना पैक्ट जो है कम्युनल अवार्ड के विरोधों का एक हल था। कुल मिलाकर दलित वर्ग हिंदुओं से अलग न हो, इसके लिए गांधी जी ने एक मॉडल दिया था। और कुल मिलाकर जो 148 सीटें थी, उसमें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलितों के लिए असम में 7 सीटें, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में 18 सीटें, बॉम्बे सिंधु में 15 सीटें, मध्य प्रांत में 20 सीटें, मद्रास में 30 सीटें, संयुक्त प्रांत में 20 सीटें, पंजाब में 8 सीटें। इस तरह से सीटों का जो दलितों के लिए था, इस सीटों को आइडेंटिफाई किया गया। और यद्यप ब्रिटिश गवर्नमेंट गोलमेज सम्मेलन में और सब में इस बात पर प्रयास कर रही थी कि दलितों को भी अलग इनको डिवाइड किया जाए और जिससे कि शासन सत्ता को आगे बढ़ाया जाए, परंतु गांधी जी के प्रयासों से ये मुहिम असफल हो गई। अगला क्वेश्चन आया था, अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि अरघट्टा क्या है।
अर्घटा। उसका ऑप्शन था कि पहला ऑप्शन था कि एक चमड़े की थैली होती थी जिसके जो एक घिर्री के द्वारा पानी वाटर लिफ्टिंग का कार्य होता था। दूसरा ऑप्शन था कि एक बड़े चक्र के गोले में छोटे छोटे वाटर लिफ्टिंग के बने होते थे स्पॉट, जिसके द्वारा कुएं के पानी को लिफ्ट किया जाता था, जो सिंचाई के साधन की तरह प्रयोग होती थी। तीसरा ऑप्शन था कि एक बाल्टी से एक रस्सी के माध्यम से कुएं को निकालने को अर्घट्टा बोला जाता है। इस तरह से चारों ऑप्शन ऐसे ही दिए गए थे जिसमें ऑप्शन बी सही था। एक बड़े गोले के चक्र में जो छोटे छोटे डिब्बे जो बने होते थे वो डिब्बों के माध्यम से कुएं से पानी लिफ्टिंग का कार्य किया जाता था। एक तरह से वाटर लिफ्टिंग डिवाइस थी जो 16वीं शताब्दी में भारत से इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में। जब हुमायूं निर्वासित हुआ था उसी दौरान वहाँ की वैज्ञानिक कल्चरल और जो भी चीजें थी वो हिंदुस्तान से इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें अर्घट्टा किया गया था। इस तरह से जो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे अब तक, उन क्वेश्चनों पर हम लोगों ने काफी विस्तार में चर्चा किया और इस विस्तृत चर्चा के बाद हम लोग हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आए थे लगभग 12-13 क्वेश्चन, उनका सटीक आंसर और उसके साथ उस संदर्भ के जो भी और भी विषय थे उस पर भी अध्ययन किया गया। अब आगे के एपिसोड में हिस्ट्री के जो हम लोग ब्रिटिश इंडिया एक्ट तक आए थे उसके आगे देखेंगे और यूपीएससी में जियोग्राफी से संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री और जियोग्राफी से कुल मिलाकर 25-30 क्वेश्चन जो आपका साइड क्वेश्चन होते हैं जिसमें कोई कंटेम्प्रेरी नहीं होता है, कोई डाउट नहीं होता है। एक थ्योरेटिकल अध्ययन के बाद उस क्वेश्चन में 90% आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। मतलब 30-35 क्वेश्चन में आप 25 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, जिससे आपकी स्थिति बहुत स्ट्रांग हो सकती है। इस तरह से जो आज हम लोगों ने इसका इस सब्जेक्ट का अध्ययन किया, फिर हम लोग जो है अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।